मॉडर्न एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो मॉडर्न एजुकेशन का जो थॉट है वो आपके लिहाज से क्या है? जो पारंपरिक एजुकेशन अभी तक हमारी चली आ रही है, जिन किताबों की हम लोग बात, स्किल डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन क्या किताबों की भाषा में हम बदलाव कर रहे हैं? क्या पढ़ाने के तरीकों में हम बदलाव कर रहे हैं? और क्या इसकी जरूरत है आगे? और देखिए, सबसे पहले मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहता हूँ और इस तरह का मंच जो आप लोगों ने आज ये नीड ऑफ द आवर, मतलब अभी समय का अनुसार आज बहुत ज़रूरी है इस विषय का। और जो आपने पूछा है एक ज़रूरत की जो चीज़, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो सिस्टम भारत सरकार ने जो अभी 2020 का जो लागू किया है, उसके तहत बहुत सारे सुविधाएं दिया है। मतलब एक बच्चे अपने उनकी सुविधा के अनुसार अलग अलग विषयों पे पढ़ सकते हैं और भाषा को चुन सकते हैं और अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। मतलब मैंने एक, जबकि क्योंकि आप लोग ने मुझे कहा है कि हिंदी में बोलना है, तो मैंने कुछ 2-3 पॉइंट हिंदी में लिखे आया, क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत अच्छे हिंदी एक्सपेक्ट नहीं करे। मेरा मतलब विषय जो दिया था, नया दौर, नई शुरुआत, रोजगार की बात। और मैं सोच रहा हूँ कि केवल डिग्री प्राप्त नहीं, बल्कि व्यापक ज्ञान, कौशल विकास और चरित्र निर्माण। और नया दौर, नई शुरुआत का मूल संदेश ये है, सीखो भी, कमाओ भी और एक अच्छा इंसान भी बनो। इस 3 मुद्दे को लेके आप कितना भी डिलिब्रेशन करें, चाहे एक स्कूल के बच्चे किस तरह से एक तालियां ऐसे दबी हुई नहीं आनी चाहिए। कोई बात नहीं, क्योंकि एक अच्छा बच्चे अपना सुविधानुसार, अपना इच्छा के अनुसार, अपने मतलब समाज में कुछ करने के लिए लायक का, मतलब पहला तो हम लोग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उतना तक ही सीमित थे। आज जो नया एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो अन्य विषयों के ऊपर भी, मतलब एक मेडिकल डॉक्टर एक दूसरा सब्जेक्ट भी साथ साथ पढ़ सकते हैं, एक इंजीनियर दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है, ताकि वो समाज के लिए भी कुछ काम आए और एक अच्छे इंसान भी पढ़े। और दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी जो नया शिक्षा का अनुसार जो रखा है, इससे क्या होएगा, सिर्फ देश का नहीं, एक ग्लोबल की तरह वो बन जाएंगे और उसके अनुसार उनको जहाँ एक नौकरी प्राप्त करने के लिए भी बहुत सुविधा मिल जाएंगी। क्योंकि आज कॉरपोरेट सेक्टर जो है, इवन सरकारी सेक्टर में भी एक मल्टी टैलेंट एक्सपेक्ट करती है हर जगह। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है, पर्टिकुलरली ये एक बात हर एक मुँह से हम सुनते रहते हैं। ऐसे दौर में सिर्फ पुस्तक की ज्ञान तक ही नहीं है, उनको एक क्रिटिकल थिंकिंग, एक एथिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, इसका भी बहुत जरूरी है। सिर्फ पुस्तक तक ही सीमित नहीं होती है। सुनने में बहुत फैसिनेटिंग लगता है ये कि शिक्षा जो नीति है, जो शिक्षा है, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, चरित्र निर्माण से लेकर के स्किल डेवलपमेंट तक होना चाहिए। लेकिन मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में कि ये करेंगे कैसे हम लोग? क्या शिक्षागत बदलाव हम कर रहे हैं? पढ़ाने का तरीका क्या हम बदल रहे हैं? क्या करिकुलम में बदलाव हो रहा है? क्या ऐसा हो रहा है जिससे कि सिर्फ शिक्षा तक नहीं, साक्षर तक नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और स्किल डेवलपमेंट में चीजें आगे बढ़ेंगी? ओके, पहले सबको नमस्कार, वणक्कम। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। हिंदी समझती हूँ, बोल भी सकती हूँ, बट सिंस इट्स एन एकेडमिक फोरम, विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू आंसर इन इंग्लिश. You can answer, ma'am, with amalgamation of Hindi and English both. Okay, thank you, Dhanyawad. So basic idea, I'm going to answer this from a linguist perspective. As we all know, education is not just academics. It's beyond academics, because we are more interested in shaping the hearts, minds, and lives of our youth, the future citizens of Bharat. So I would like to say that this is reflected in our NEP 2020 also, because that's the main emphasis we put on holistic education, especially when we say that it integrates cognitive, cultural, emotional, and ethical development. So it's very, very important to give our kids the best type of education. Like you said, there is a need to change or constantly change the syllabus and also work towards skill development. Language is the foundation for education, because
language is who we are, and it plays a fundamental role in this journey. Language is not just a medium of instruction. Language shapes who we are, and also it is the very medium in which we think. That's why हमारा सोच, मेरा सोच, at least my सोच, maybe in Tamil, or maybe I transfer my ideas through English, because that's the medium what makes me express myself very clearly. The idea is to communicate effectively. So that is why in our education, it's very, very important to include as many languages as possible. That is, NEP emphasizes on this, mother tongue based education and multilingual education, because mother tongue based education is not only important for cognitive development, it strengthens our identity and also helps us to realize what we want and how we can achieve things in our life. And multilingual competence broadens intellectual horizons, and like Professor Rao said, in the era of artificial intelligence, the emerging technologies has to be available in almost all languages of our country, whether they are major languages or regional languages, national or big languages, small languages, tribal languages. So education should be made available in all these languages, because it's important that tomorrow's kids are facing the new changes and challenges in our education system. That's absolutely right, ma'am. Education, in education, the language is the fundamental basis. But we are also emphasizing in today's session about the evolution of education system. How should we evolve ourselves? And I'll come to you, sir, with that. एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने अलग अलग शिक्षा मंत्रियों से बात की. मैं हायर एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा कि हायर एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या बदलाव हो रहे हैं, और वो आने वाले वक्त में जब एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग एक बच्चा एंटर करता है ग्रेजुएशन के बाद में, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, उसको आप कैसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं? धन्यवाद सबसे पहले तो, और आमंत्रित करने के लिए भी. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद कई परिवर्तन हुए हैं उच्च शिक्षा में. खास तौर पर जो शिक्षा मंत्रियों से आपके संवाद चल रहे थे उसमें थोड़ी थोड़ी बातें आई हैं, मैं उसको बाद में करूंगा. सबसे पहली बात तो ये हुई है कि जो मूल ढांचा था हमारे सिस्टम का वही बदल दिया गया है. बदल गई हैं चीज़ें, देखने में नहीं लगता है. जैसे 4 वर्ष के ग्रेजुएशन का मामला एक बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था, पहले आप लोगों ने सुना होगा, बात नहीं बनी. 4 वर्ष का जो ये पूरा मामला है, ये वैश्विक स्वरूप देने का मामला है. यानी कि पूरी दुनिया में जो हायर एजुकेशन का एक सिस्टम बना हुआ है, उसके साथ समतुल्यता का मामला है, उसके साथ चलने का मामला है. तो इसको इस नज़रिए से देखने का मामला है. उसके साथ बहुत मोटी बातें आपको बता रहा हूँ जो सामान्यतः जाननी चाहिए. पहले ये होता था कि बच्चा ग्रेजुएशन में आया, पहले साल करके निकल गया, दूसरे साल करके निकल गया, उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता था, वो बता भी नहीं पाता था. अब ये है कि वो पहले साल करके निकलेगा तो एक सर्टिफिकेट उसको मिलेगा, एक सर्टिफिकेट. 2 साल कर लेगा तो उसके पास डिप्लोमा होगा, 3 साल पर ग्रेजुएशन होगा, 4 साल पे ऑनर्स होगा उसके पास. यह भी एक बड़ी चीज़ है कि आप खाली हाथ नहीं हैं. पहले अगर आप 3 वर्ष पूरा नहीं करते थे तो आप खाली हाथ थे. अब क्रेडिट का जो पूरा मामला आया है, एक निश्चित अवधि के बाद आप जा सकते हैं और आ सकते हैं. यानी कि एक समय के बाद आपको कोई काम मिल गया, कुछ मिल गया, तो आप 1 साल 2 साल के बाद ब्रेक ले लिए और एक निश्चित अवधि में फिर लौट जाएंगे. आपका क्रेडिट सुरक्षित है, फिर से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं. मेजर और माइनर का कंसेप्ट आया. पहले साइंस पढ़ता हुआ बच्चा अगर उसकी म्यूजिक में बहुत गहरी दिलचस्पी है, लिटरेचर में बहुत गहरी दिलचस्पी है, वो नहीं चुन सकता था कोई. लेकिन अब माइनर के रूप में वो अपनी रुचि का कोई विषय चुन सकता है. साथ में वो म्यूजिक ले सकता है, वो साथ में लिटरेचर का कोई, हिस्ट्री का कोई ले सकता है. आजकल तमाम कारणों से जेएनयू चर्चा में रहता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यह प्रैक्टिस बहुत पुरानी है. साइंस के बच्चे आकर लिटरेचर पढ़ते थे, लिटरेचर के बच्चे जाकर के सोशल साइंस के पेपर लिया करते थे, और ये बहुत सफल मॉडल था वहाँ पर उस समय. पहले भी सफल मॉडल था. अब चीज़ें नए दौर में आ गई हैं, नए ढंग से आ गई हैं, तो ये बहुत बड़ा फर्क आया है कि लगातार चीज़ें चल रही हैं. स्किल को लेकर के बहुत जोर दिया गया है, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि तमाम विश्वविद्यालय सिर्फ अपने ग्रेजुएशन के पाठ्यक्रमों के भीतर
तो स्किल के लाहिर है, स्किल बेस्ड पूरे प्रोग्राम अब लॉन्च करने की कोशिश हो रही है, किए भी जा चुके हैं, ताकि जो बात वहाँ से चल रहा था, क्या है ना कि ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शिक्षा, स्किल, चरित्र, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, अविभाज्य हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम लोग इनको अलगा कर देखने के अभ्यस्त हो गए हैं। ये तीनों अगर एक दूसरे से नहीं जुड़ी हैं, वह शिक्षा काम की हो ही नहीं सकती जिसके साथ स्किल नहीं है, वही हम कहते जिसके हैं, साथ साक्षर चरित्र होने नहीं में है। और शिक्षित होने में फर्क होता है, और यहाँ हम शिक्षित होने की बात कर रहे हैं, सिर्फ बिल्कुल। साक्षर होने की और बात नहीं जो कर रहे। आपने पहला सवाल किया था, मॉडर्न एजुकेशन, ऐसा है कि कोई भी मॉडर्न एजुकेशन हवा में नहीं होता है। परंपरा से अलग कुछ भी नहीं हो सकता है। परंपरा के साथ चलते हुए ही हम आधुनिक होते हैं। जी, परंपरा से हटकर जो आधुनिक होगा उसका कोई जगह नहीं होगी। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो मदर टंग की मैडम बात कर रही थी, और सारी चीजें कि हम मातृभाषाओं में जाएंगे, अब परंपरा में जाएं तो परंपरा में ये बात महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई के दौर में कर रहे थे कि मातृभाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए। ये महात्मा गांधी की बात है, जो आजादी की लड़ाई के दौर में लगातार उनके तो कलकत्ता का तत्कालीन व्याख्यान सरकारें सुने या कालांतर में जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस बात को। अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया गया आपके मत से? ये तो देखिए, ये तो वो लोग बता सकते हैं कि क्यों नहीं ध्यान दिया। अच्छी बात यह है कि ध्यान दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत चाहता है कि भारतीय भाषाओं का उत्थान हो। भारतीय भाषाएं सिर्फ किचन लैंग्वेज बन के न रह जाएं, वो डिस्कोर्स की भाषाएं बने, वो ज्ञान विज्ञान की भाषाएं बने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बल है इस पर। बिल्कुल। एक मैं बेंचमार्क की बात करूंगा सर। आज 2025 में हम लोग नई शिक्षा नीति के फायदों की बात कर रहे हैं। 10 साल का, एक दशक का बेंचमार्क लेते हैं, 2035 में हम पहुंच रहे हैं। इन 10 सालों में आपको क्या लगता है कि जो हम नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बच्चों को साक्षर की जगह शिक्षित बनाने पर काम कर रहे हैं, 2035 का भारत में इसकी क्या भूमिका आप देखते हैं? देखिए, अगर हम लोग इसको नई शिक्षा नीति को अगर सीरियसली हम लागू करें, इसमें पूरे भारत शिक्षित होंगे और विश्व पलट में हम सबसे अधिक आगे रहेंगे, ये तो गारंटी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक तो है, जब ये प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने जो कहा है कि एक मल्टी जो लिबरल आर्ट्स डिपार्टमेंट्स नया खुल गया अभी यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें अलग अलग विषयों को ले सकता है। लेकिन इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग 2035 में एक सबसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको चलना ज़रूरी है। लेकिन पहले अभी मतलब हम लोग सिर्फ बच्चों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हम टीचर्स के बारे में क्यों नहीं बात करें? वो भी बहुत ज़रूरत है। अगर वो एक बच्चा को अच्छे से पढ़ाना है, आज का तारीख में क्या ज़रूरत है, आज का टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या ज़रूरत है। अगर 20-25 साल पहले मैं कोई टीचर को मैं नीचे ऊपर नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल में बात कर रहा हूँ। 20-25 साल पहले एक टीचर, बहुत ही अच्छा टीचर आए, लेकिन वो कंप्यूटर से अभी नहीं है। आज वो पढ़ाते समय उनको दिक्कत हो सकती है। लेकिन आजकल जो कंपटीशन खाली बच्चों के लिए नहीं है, कंपटीशन टीचर्स के लिए भी रहता है। नहीं, कंपटीशन नहीं है। टीचर्स भी अपना आप में एक एडुकेटेड होते जाती है, अपडेशन हो जाती है। जैसे डॉक्टर्स है, हर दिन नया मेडिसिन क्या है, कंप्यूटर है, नया लैंग्वेज क्या है, नया सिस्टम क्या है। जब तक उनको समझ में नहीं आएंगे, तब तक आगे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर्स उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। उसी तरह टीचर्स को भी अपना आपको अपडेट करने से नया नया सोच, नया नया तकनीकी, नया नया का इनोवेटिव इस तरह का बच्चों को पढ़ा सकता है। बच्चों भी उसकी जो बुद्धि जो है उस तरह का। लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो 30-40 साल के बच्चे, 40 साल के पहले के जो बच्चे हैं, यानी हम लोग जब यंगर जनरेशन में होंगे, मतलब 15-20 साल की उम्र का, आज का बच्चा में बहुत अंतर है। उस वक्त हम लोग अपना पेरेंट्स को, टीचर्स को कोई प्रश्न नहीं करते थे। मतलब अभी जैसा अभी हमारे जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने जो कहा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, परंपरा की जो चीज़ है, कोई कस्टम्स की जो चीज़ है, अगर हमारे बुजुर्ग लोग एक करो बोलने से हम लोग सिर्फ मुंडी हिला के करना बेहतर नहीं है सर? मुंडी हिला के कर लेते हैं। लेकिन आज का बच्चे जो है, करो बोले तो क्यों, सबसे पहला क्यों, वो क्यों का जवाब देना हमारे कर्तव्य है जी। वो कहीं ना कहीं एक हिडन एजेंडा ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो चीज़ है। आज के बच्चे को हर प्रश्न को समाधान देना अपना पेरेंट्स को भी ज़रूरत है, अपने टीचर्स को भी बहुत ज़रूरत है। जब तक आप वो क्यों के जवाब नहीं देंगे, बच्चे आगे नहीं बढ़ते हैं। मतलब आज का बच्चे जो है इतना तेज़ है, इनोवेटिव है, बहुत ही उनके पास आइडियाज़ जो है। अब देखिए ना, अमेरिका में जो मैथमेटिक्स का ओलंपियाड होता है, भारत के बच्चे हमेशा नंबर 1 आते हैं, चाहे वो एनआरआई कुछ भी ऐड ऑन करना हाँ चाहते जी, हैं कुछ बीच में। करना चाहते हैं। So thank you again, but धन्यवाद.
So main thing is going back to training the teachers, because you started with that. That was your initial thing. I come from Central Institute of Indian Languages. We have 7 regional language centers which were set up in early 1970s to teach teachers non-native languages with the goal of empowering them with other tongues so that they can go back to their schools and teach the students another language. For example, someone in say Himachal Pradesh can learn Tamil or Kannada and go back to Himachal and teach the other Dravidian languages. Or for example, in the south, from the south, people can go to Lucknow and learn Urdu and come back and teach Urdu in the schools. The idea is that original idea was to help the government of India implement the 3 language formula. So now in NEP 2020, we have the flexible 3 language formula. I think institutions like CIL have a major responsibility to assist the government in seeing this dream come true, mainly because we have the potential and capacity to train teachers in 20 languages across India, 20 scheduled languages. So that way, like for example, with the cooperation of different states, because states are given autonomy to choose languages, and also individuals can choose what they want to learn, because we are talking about language as knowledge, language is a right, language is a choice, and language is a resource. So from that perspective, it's very important to send teachers to institutions like us and other like-minded institutions to get trained in our languages and go back and do capacity building, so that, for example, next time I come to, say, a show like this, I should not be able to hesitate to speak not just Hindi, maybe I can also speak in Punjabi in future, because with emerging artificial intelligence techniques, we are envisioning a futuristic education. In classrooms, for example, teachers can do translanguaging strategies like code mix or code switch languages, and also allow the kids to do the same so that they express their ideas or ask queries in the classrooms in different languages. The main idea is how you can utilize the power of language and take India ahead with spreading and promoting multilingualism. Indeed, but there's one point I want to make an emphasis on, and I'll come to you, sir. हायर एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, मैं एलिमेंट्री एजुकेशन के बीच में भी आना चाहता हूं, जब बेसिक खासतौर पर स्कूलों के बीच में एक बड़ा गैप हम लोग देखते हैं प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा पद्धति या एजुकेशन क्वालिटी के रूप में और जो सरकारी स्कूल हैं उनके बीच में। इस गैप को आप कैसे ब्रिज करने के बारे में सोचते हैं? देखिए, इस पे कभी विचार करना चाहिए कि सरकारी जिन्हें विद्यालय कह रहे हैं आप, उनमें सब ट्रेंड टीचर्स होते हैं, प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ाते हैं सरकारी विद्यालयों में, जबकि तमाम प्राइवेट विद्यालयों में उतने प्रशिक्षित शिक्षक नहीं होते हैं। तो विचार तो समाज को करना होगा कि वो क्या वजह है कि जहां प्रशिक्षित शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जहां ट्रेंड शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वहां अगर एजुकेशन की क्वालिटी कम है तो क्यों है। ये समाज के विचार का विषय है, ये पद्धति का मामला नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग उनके पास ज़्यादा है पढ़ाने की। प्राइवेट स्कूल्स के पास कई बार ट्रेंड टीचर होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, ये हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन हमारे कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे मनोविज्ञान का मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने एक ऐसा पर्यावरण समाज में बना लिया है कि जो प्राइवेट स्कूल से बच्चा निकल के आया है ब्रांड है वो, हम कई बार नहीं देखते। एक घटना सुना रहा हूं आपको, बहुत पुरानी बात है। इसी तरह एक चैनल का कार्यक्रम था, हिंदी दिवस का कार्यक्रम था, एक अभिनेता को बुलाया गया था, नाम लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आप सब जान जाएंगे, उनको बुलाया गया था। वो अपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दिनों का अनुभव बता रहे थे। उनका अनुभव ये था कि जब वो उत्तर प्रदेश के किसी जिले से आए थे, अंग्रेजी उनकी तब अच्छी नहीं रही होगी, अब तो अंग्रेजी फिल्मों में भी वो काम करते हैं, तब उनकी अच्छी नहीं रही होगी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में वो पढ़ते थे। तो उनका कहना ये था, खुलेआम उन्होंने कहा था ऐसे ही मंच से, जो भाषिक पर्यावरण का मामला है, जो हम एक सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं, एटमॉस्फेयर पूरा बनाते हैं हम, उसके बारे में। तो उन्होंने कहा, जब प्रोफेसर्स कुछ पूछते थे
और मैं हाथ उठाता था, बोलता था, तो प्रोफेसर्स की तवज्जो उस तरह मुझे नहीं मिलती थी। वहीं कोई अंग्रेजी में बोलता था जो औसत दर्जे का उत्तर देता था, प्रोफेसर उसको अप्रिशिएट करते थे। ये हमारा भाषिक पर्यावरण है, ये भारतीय भाषाओं के प्रति हमारी अपनी सामाजिक जो पढ़ने पढ़ाने की पद्धति है उसके प्रति भी हमारा ट्रेंड है। तो कई बार जरूरी नहीं है कि प्राइवेट विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो रही है, यह भी देखने की जरूरत है कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ाई हो रही है उसके प्रति बहुत नकारात्मक दृष्टिकोण से भरे हुए हैं। बीच में बस एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा सर, जब हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता के अनुरूप हम लोग जो वहां पर संसाधन होते हैं उनको भी देखते हैं। प्राइवेट स्कूलों में आप शिक्षा के जो संसाधन हैं, आप अलग अलग कंप्यूटर लैब्स की बात कीजिए, केमिस्ट्री लैब की बात कीजिए, फिजिक्स लैब की बात कीजिए, उनके अंदर जो इक्विपमेंट है उनकी बात कीजिए, एक सरकारी स्कूल की लैब में प्राइवेट स्कूल की लैब में बहुत अंतर देखा जाता है। उपकरणों के मामले में भी बेहतर उपकरण, बेहतर संसाधन आपके पास होंगे, संभावना रहती है कि आप बेहतर सीखें। निश्चित तौर पर जब उपकरण आपके पास बेहतर होंगे, लैब बेहतर होगा, चीजें होंगी तो फर्क पड़ेगा। यह भी सही है कि हम वहां बड़ी फीस चुकाते हैं, इसलिए वो चीजें कर लेते हैं। सरकारी विद्यालयों में सरकार पर निर्भर है, सरकार कोशिश करती है। मैं सरकार को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं ऐसे यहां पर लेकिन सरकार अपनी कोशिशें करती है। आप देख रहे हैं 3 सरकारों से आपने बात की है अभी सुबह से, उनकी अपनी कोशिशें होती हैं, वो कर रहे होते हैं। लेकिन अब भी मैं ये मानता हूं कि हमें अपना भाषिक और अध्ययन का पर्यावरण बदलने की जरूरत है। सरकारी विद्यालयों में अधिक योग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उनको अगर मान सम्मान दिया जाए, उनमें भरोसा किया जाए और हम भी सरकारी विद्यालयों के प्रति अपने भरोसे को कायम कर पाएं तो रिजल्ट प्राइवेट से बेहतर आएंगे। सर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप पर? बातों को मैं दोहराता हूँ, बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली हम लोग उस मानसिकता से बाहर आना चाहिए पहले, सरकार और प्राइवेट, और इनकी बातों को मैं एकदम 100% एग्री हूँ। एक सरकारी स्कूल में एक टीचर की नियुक्ति कितने परीक्षा देके, कितने टेस्ट लेके, इंटरव्यू लेके आना पड़ता है। प्राइवेट स्कूल में कहीं आपने उस तरह का प्रोसेस को देखा? एक नेशनल लेवल की वो टेस्ट होते हैं, प्राइवेट स्कूल में वो तो होती नहीं। किसी का पहचान से हो सकता है, कोई एडवर्टाइजमेंट दे के बुलाते हैं, बेसिक सेक्शन की योग्यता रहती है वहां पर। लेकिन वो मतलब जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं वो टीचर बिल्कुल शिक्षक है, मतलब पूरा मतलब उस सब्जेक्ट की माहिर है एकदम। सिर्फ मैंने पहला जो दोहराया और पहले की तरह अभी नहीं है, उनको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट स्कूल्स में। लेकिन हर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की हेल्प से अपने अपने टीचर्स को टाइम टू टाइम अभी ट्रेनिंग में भेज रहे, पहले की तरह नहीं है। अभी गांव-गांव के टीचर्स को भी अपने मतलब अगर वो मैथमेटिक्स के टीचर है तो उसको दूसरी वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, कोई कंप्यूटर टीचर है तो नया का, इस तरह ट्रेनिंग में भेज रही है हर जगह। अगर आप सभी लोगों का अगर सर्वे करेंगे तो अभी जो सिस्टम है 20-25 साल के पहले, 30 साल के पहले के जैसा नहीं है। अभी एकदम बदलाव हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में भी। फिर बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में जाने लगा हुआ है। आप राज्यों की जो 10th क्लास की रिजल्ट देखिए, गवर्नमेंट स्कूल बच्चे 600 में से 598 स्कोर लेके आ रहे हैं। अभी आंध्रा का रिजल्ट आया था 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की। गवर्नमेंट स्कूल से जो बच्चा गांव में, उनकी फादर एक लेबर है, मदर कुछ हाउसवाइफ है, किधर इस तरह का बच्चे भी 595, 98 इस तरह का मार्क्स में पास हुआ है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है, बहुत बढ़िया है। हम लोग सब गवर्नमेंट स्कूल के, हो सकता है उमा से भी वही होगा। हम पूरा 10th क्लास तक तेलुगु मीडियम में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है, बाकी भी गवर्नमेंट का ही है, गवर्नमेंट कॉलेज कोई कभी प्राइवेट में नहीं। सिर्फ हम लोग मानसिकता से बाहर आना सबसे बहुत जरूरी है। और ये जो इंग्लिश मीडियम ये सब जो चीज़ है सिर्फ शहरों तक ही ज़्यादा है। ये टियर 2 सिटीज में, टियर 3 सिटीज में सर जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों का कल्चर बढ़ रहा है। एक स्टेटस सिंबल भी होता है कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, पेरेंट्स के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी है कि जो मदर टंग में जो पढ़ाई होती है उसकी जो बुद्धि की विकास, और जो एलियन लैंग्वेज, मतलब अंग्रेजी को मैं ये नीचे नहीं बोल रहा हूँ, एक एलियन लैंग्वेज तो है ही है। वो हमारे लिए इंग्लिश बाहर से लाई गई भाषा है। अभी मेरी मातृभाषा तेलुगु है, उमा का कथा, जिसको जो भाषा नहीं आती उसके लिए वो एलियन लैंग्वेज ही होती है, लैंग्वेज है। हाँ। और लेकिन भारतीय भाषाओं में वो चीज़ नहीं है। हाँ। भारतीय भाषा भले कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मतलब
इसमें है ना, मतलब इंडियन लिटरेचर इज वन दो रिटन इन मेनी लैंग्वेजेस, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कोट है। भारतीय साहित्य भले बहुत अलग अलग भाषाओं में लिखी जाती है, लेकिन भारतीयता उसके अंदर है। मतलब एक तेलुगु से हिंदी या हिंदी से मराठी या मराठी से कन्नड़ा या कन्नड़ा से मणिपुरी अनुवाद करना है तो बहुत आसान होती है, वही भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि उसका बड़े वजह की सर भाषाओं को जो उद्भव हुआ है नहीं, उसका वो नहीं केंद्र है। एक देखिए, है। अभी भारतीय साहित्य के अंदर अभी एक समझिए एक कोई प्रोवर्ब है, हाँ। मतलब कहावत है छोटी सी, मतलब दो शब्दों में आदमी को जमीन से आसमान में ले जाते हैं, दो शब्दों में, और वही दो शब्दों में आसमान से नीचे भी गिरा सकता है। वो हम लोग का भारतीय साहित्य में उस तरह का कहावतें बहुत है। लेकिन जब उसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, वो एक एक दो दो पेज उनका बारे में फुटनोट्स लिखने से भी उसका जो उस तरह का फ्लेवर को नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि वो हमारी भाषा है ही नहीं करके हम उसको आउटराइटली मत निकालो। लेकिन जो एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक कहावत ऐसे से आपके कहते कहते मेरे दिमाग में ऐसी कई कहावतें आ गई, लेकिन शायद मंच वो मतलब नहीं है कि उसको हम उनका इस्तेमाल कर सकें। उसी कहावत को अंग्रेजी में अनुवाद करिए, एक एक पेज दो दो पेज उसके बारे में। ठीक है, आपने भाषा की बात की, मैं आपके पास आऊं उसके पहले एक शॉर्ट नोट सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या किताबों की भाषा में बदलाव की जरूरत है? ऐसा है कि इस भाषा के बारे में भी एक बात बहुत स्पष्ट हम लोगों को जाननी चाहिए। भाषा नहीं बदलती है, भाषा की प्रकृति बदलती है, और समय के साथ भाषा की प्रकृति अपने आप बदल जाती है। आज से 25 साल पहले जो हिंदी या सोशल साइंस की भाषा जिस तरह की लिखी जाती थी, आज नहीं लिखी जाती है। मीडिया की भाषा बदल गई। आप देखें, आप प्रिंट मीडिया को सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिंब होता जाता है। भाषा नहीं बदलती, भाषा की प्रकृति बदलती है। भाषा बदलने का मतलब व्याकरण बदल जाना होता है, तो कभी व्याकरण नहीं बदलता, उसकी प्रकृति बदलती है। नए शब्द शामिल होते हैं, नई चीजें शामिल होती हैं, नए मुहावरे भी बनते रहते हैं, तो वो रहती है। और जिस ओर वो कह रहे थे, दरअसल भारतीय भाषाओं के बीच एक अंतर्धारा काम करती है, और वो अंतर्धारा सांस्कृतिक है। हम भाषाएं अलग बोलते हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक हैं। उस दौर में भी हम सांस्कृतिक रूप से एक थे, जब छोटे छोटे राज्य थे, अलग अलग राजे रजवाड़े थे। तब भी कोई कश्मीर का एक पुरोहित जो है वो कर्नाटक में जाकर के राज पुरोहित हो जाता था, वो सांस्कृतिक एकता के नाते। तो भारतीय भाषाओं के बीच देखने में बहुत भिन्नता लगती है, लेकिन सांस्कृतिक एकता है उनके बीच। उनको अनुवाद करते वक्त किसी अनुवादक को तकलीफ नहीं आप होती। भाषा की बात कर रहे हैं तो मैम बड़ी उत्सुक है अपनी बात बीच में कहने के लिए। उसी को जोड़ करके ही मैं दोनों को जोड़ करके ले आ रहा था। तो इन चीजों को हमें लोगों को बिल्कुल अलगा कर नहीं देखना चाहिए। भाषा तो बदलेगी ही बदलेगी, अनिवार्य है। जनरेशन बदलेगी तो भाषा की प्रकृति बदलेगी। भाषा बदलने का मतलब भाषा की प्रकृति बदल जाएगी, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर मनुष्य बदल रहा है, हमारी जनरेशन बदल रही है, हमारे बहुत सारे आचार विचार व्यवहार बदल रहे हैं, ज्ञान विज्ञान के बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, तो भाषा की प्रकृति क्यों नहीं बदलेगी? उसको, भाषा तो बहता नीर है, समुद्र की तरह बहने वाली चीज, मुहावरा की भाषा बहता नीर, उसको आप तालाब पोखर नहीं बना सकते आप। ठीक है मैम। Yeah, I'm very happy. First of all, I should congratulate you to bring that notion like the grammar remains constant in any language, but the language change is dynamic in a way like the changes are mostly say in vocabulary, the lexicon. We get new items. For example, earlier we did not have words like I Googled for 2 hours. I cannot say that. Google is used as a verb also. Like new words keep coming into our system. It's not just English, Angrezi, like even in our languages, Hindi or Tamil or Telugu, like day by day we get new vocabulary, and the meaning of certain words change over a period of time. What was the meaning, say 50 years back of a particular word may be differently used in today's world. Right. But when we talk about school education and teaching in language, it's always an interrelated prospect. For example, there are 3 interrelated dimensions to it. Teaching a language itself is one thing. For example, teaching Hindi or teaching Sanskrit. So you're teaching a language. So there you have to teach the grammar and the way it is used in today's society. So that is one thing is the language proficiency. And the second thing is teaching about the language. That's exactly what he was saying about the differences in the linguistic structures, the similarities and the diversity we have. That is
teaching about the language. Our kids should be aware of that. And the third thing is teaching through language. Right. Like mathematics or science or journalism, we should use our languages, our mother tongues, to teach our kids about these other subjects. So this is important. And one more thing is the cultural awareness and linguistic awareness should be imbibed in our education system. In our syllabus, there should be some space to teach about other local knowledge systems, Indian knowledge systems, and also about the tribal indigenous knowledge systems, so that we try to know our neighbors better, respect their languages, and empower the entire communities in our country. राइट मैम, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि जो हम भाषा के परिवर्तन की बात कर रहे हैं, शिक्षा में नई चुनौतियों की बातें कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बेहतर उज्जवल भविष्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का सर। Senior